हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑडियो परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? तो साथी, इस टाइम आप बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। आप देख रहे हैं साथी, इस टाइम हमारे महान भारत देश में क्या चल रहा है। सभी टीचर और स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हो रहे हैं। वो अपने हक का हिस्सा मांगने जा रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रहा है जो कि सही के लिए जा रहे हैं, तब पर भी साथी उनको दबाया जा रहा है। तो साथी, जैसा कि जानते हैं कि कल 31 जुलाई था और एसएससी एग्ज़ामों के लिए बहुत बड़ा दिन था कि कुछ एसएससी एग्ज़ाम जो इस टाइम बहुत फॉल्ट देखने को मिल रहा है वो सुधार हो जाए। तो कल 31 जुलाई यानी एसएससी रिफॉर्म 2025 के लिए था, जो कि हमारे सभी रिस्पेक्टेड सर जो हमें साथी पढ़ाया और जो ऑफिस में बैठकर इस टाइम अत्याचार करवा रहे हैं हमारे टीचरों पर, वो भी साथी किसी न किसी टीचर से पढ़ के ही आज वो उस कुर्सी पर बैठने लायक बने हैं। ऐसा नहीं कि साथी वो बिना पढ़े ही वो कुर्सी पर गए हैं और वो ये सब नहीं जानते हैं। पहले क्या था साथी, एग्ज़ामों में जो आपके लगभग 4 से 5-6 साल पहले एग्ज़ाम होते थे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था। पहले सेंटर भी इतना दूर नहीं जाते थे। आप देख रहे होंगे साथी, इस टाइम एसएससी एग्ज़ामों में कितने दूर दूर सेंटर जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं। जस्ट आधे घंटे बाद ही हमें मालूम हो रहा है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया। आपको हम बाद में नोटिस बताएंगे आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसके द्वारा साथी, तो यही साथी कल जो जानते हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड अभिनय सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, अंकित भाटी सर, जो सभी टीचर हमें पढ़ाए साथी, वो गए थे दिल्ली में। जो कि जैसा सबसे पहला उनका मुद्दा एक ही था। आप जानते हैं कि जो एसएससी एग्ज़ामों में जो नई कंपनी एडीक्यूटी आई है उसको हटाया जाए, अच्छे से कोई नई कंपनी लाया जाए, टीसीएस को फिर से लाया जाए। क्योंकि एडीक्यूटी का एक ही जो साथी खराब 2-3 खराब इनका सिस्टम है। पहला तो सबसे दूर सेंटर भेज दे रहे हैं और मेरे दोस्त उसके बाद उनका जो सिस्टम है बिल्कुल फॉल्ट है। और थर्ड नंबर पे साथी क्वेश्चन जो है वो बहुत हल्के आ रहे हैं और वही क्वेश्चन मतलब 3-4 शिफ्ट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं, रिपीट हो जा रहे हैं। यही सब सिस्टम था। तो साथी इन्हीं बात करने के लिए सभी हमारे टीचर लोग गए थे डीपी और डीओपीटी ऑफिस, जो एसएससी का मेन हेड होते उनसे मिलने। क्या हुआ साथी कि पहले जब सभी टीचर लोग गए वहाँ उनसे मिलने, तो कुछ पुलिस वाले आते हैं, बोलते कि हाँ आप लोग ठीक बाहर रहिए, हम उनसे बात करके आपको बुलाते हैं। जैसे साथी पुलिस वाले अंदर गए, वो क्या किए कि अपने सभी फोर्स को बुला लिए। फोर्स को जैसे बुलाएं तो वहाँ पे उसके बाद वो सब लाठी चार्ज करने लगे। जो हमारे सर लोग थे उन पे लाठी चार्ज होने लगा। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि जो संजीव सर इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका तो एक हाथ भी टूट चुका है। आप देख रहे होंगे साथी। और सभी टीचर को, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो कि साथी उनके ऊपर हाथ न उठाएगा हो। कैमरामैन के द्वारा हमें तो नहीं मिला, लेकिन आपने कुछ न्यूज के माध्यम से देखा होगा आदित्य रंजन सर और विक्रमजीत सर पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, घसीट कर लाया जा रहा है। तो साथी बस उसके बाद वो पुलिस वाले बुला लिए और उसके बाद उनको मतलब कि हमारे सभी टीचर लोग को एक मतलब कि गाड़ी में बैठाकर, एक फोर्स में बैठाकर कहीं ले जाया गया और दिल्ली का जो नज फकड़ एक थाना पड़ता वहाँ पे बंद कर दिया गया और रात करीबन 8 से 9 बजे तक बंद कर दिया गया ना। उनको साथी मतलब कि सभी टीचर लोग बेहोश हो रहे थे इमरजेंसी के लिए, तब पर भी वो रोक नहीं रहे थे, वो अपना गाड़ी चला ही जा रहे थे। और सभी टीचर लोग बोल रहे थे कि मतलब कि रोकिए, कुछ बाथरूम भी जाना था, लेकिन कुछ नहीं, एक भी मतलब फ़ोन और उनका सब रख लिया गया था। बस यही था साथी। इन्हीं बात पर केवल एसएससी एग्ज़ाम सुधर जाए तो भी साथी कुछ भी बात नहीं बना। अब आज साथी देखते हैं क्या बात बनता है। कल तो कुछ भी बात नहीं हुई। और जानते हैं सबसे पहले ये उनका जो 2-3 जवाब आया कि 2-3 क्वेश्चन उनसे पूछा गया। कैसे निकल के आया क्वेश्चन कि जो इस टाइम एसएससी एग्ज़ामों में जो स्टूडेंट का जो सेंटर बहुत दूर जा रहा है, क्या वो ऐसा ही होगा? तो उन्होंने बोला कि हम भी अपने पहले ही ज़माने में हम भी इतना धक्का मुक्की करके बहुत दूर दूर सेंटर जाते थे। इसका मतलब उनका कहने का मतलब कि वो इस इतना डेवलपमेंट का मतलब कोई जानते ही नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पहले हमारे पिताजी लोग कहते थे कि हम लोग भी मतलब कि नदी तालाब या जो इतने भी हम लोग नाव बोट से जाते थे एग्ज़ाम देने, क्या वैसे इस बार भी होगा? इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सब कुछ अच्छा हो, स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा हो, सेंटर भी उनका अच्छे जाए। और ऐसे ऐसे जगह सेंटर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं खेतों में पहुँच जा रहे हैं, खेतों में कोई मकान हो उसको सेंटर बना दिया जा रहा है। ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। जो हमारे देश में सरकार चल रही हैं वो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं विश्व गुरु बनाने। तो अब साथी ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। वैसे तो सभी टीचर ने मना कि स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आना है, लेकिन सभी स्टूडेंट अपना अपने
जो विचार है रखने आए थे, दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट थे वो आए थे, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ है। तो देखते हैं साथी, इसे हम लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। हम रुकेंगे नहीं साथी जब तक कि एसएससी एग्ज़ाम अच्छे तरीके से सुधार ना हो जाए, सब कुछ अच्छे से क्लियर ना हो जाए कि आने वाले दिनों में क्या हो, अच्छे से कैलेंडर जारी करे, वो एग्ज़ाम डेट भी अच्छे तरीके से फिक्स करे। इनका तो कोई एग्ज़ाम डेट ही फिक्स नहीं होता, अपने मन का होता है। 1-2 महीने 3 महीने लेट हो जाता है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके दोस्त, तो इसी बात पे आज चर्चा होगी, देखते हैं क्या मुद्दा निकल के आता है, क्या फैसला आता है। तो इसको लड़ाई को लड़ेंगे और हम अपनी तैयारी को भी साथ ही करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमें अपनी तैयारी को भी देखना है। आप जानते हैं साथी, हमें इसे गलत साबित करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। आप जानते हैं साथी, आप क्यों अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि आपका प्रेजेंट टाइम और आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो और आपकी आर्थिक जो संगति वो सही अच्छी हो जाए। इसके लिए आप मेहनत करें, तो उसको अच्छे तरीके से मेहनत करिए साथी। ओके, तो जैसा कि दोस्त इस टाइम हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए 2024 का जो आपका 69 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 दिन का पेपर कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपका एग्जाम साथी 2024 में 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 14 नवंबर को समाप्त हुआ था। तो साथ ही हमने 30 सितंबर का तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त कर लिया है और 1 अक्टूबर का 2 शिफ्ट का पेपर हमने समाप्त कर लिया है। तो आज बारी साथी 7 अक्टूबर का। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को हुआ था, 1 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट 4 से 5 दिन गैप मिला था, 7 अक्टूबर को हुआ था। तो आज साथ ही हम लोग 7 अक्टूबर के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और हम आपको बता दें साथी, इस शिफ्ट से यानी 7 अक्टूबर 2024 में जो एमटीएस और हवलदार का पेपर हुआ था, इससे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था ये 7 अक्टूबर की तीनों शिफ्टों से? क्योंकि साथी इस दिन का सवाल जो था ना, वो बहुत हल्के सवाल पूछे गए थे। आप खुद चेक कर सकते हैं। आपको साथी जो हमने, यदि आप क्लास हमारी लिया आपने, तो आप 60 में से हमें आपको 45 प्लस का टारगेट दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो 60 में से साथी 55 सही करेंगे आज के इस क्लास में। तो देख लीजिए साथी 7 अक्टूबर की तीनों शिफ्टों में कैसे सवाल पूछे गए थे। ओके, तो पूरे 60 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करेगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे कंप्लीट क्लास को देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। ओके, उसके बाद अपना साथी लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा, आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास आपको सुबह 8:30 बजे मिल रही है इस टाइम, और एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग इस टाइम चल रही है। ओके दोस्त, नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। देखिए साथी, पहला प्रश्न क्या पूछा था। हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाद कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के राजा किसके साथ हुआ था? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ दिए थे भाई। 7 अक्टूबर के पहले शिफ्ट के पहला क्वेश्चन में जो हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाह कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के किस राजा के साथ हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिए, ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव यानी लिवनिंग इफेक्ट मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? बताइए साथी, जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो साथी याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। लाइसोसोम्स के भीतर पाचन एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बताइए साथी, लाइसोसोम्स के भीतर जो पाचन एंजाइम होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER के द्वारा, यानी रुच्च अंत प्रद्रव्य जलिका के द्वारा साथी बनाए जाते हैं लाइसोसोम के भीतर एंजाइम। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? बताइए, 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर C चंद्रमौली थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? बताइए साथी,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो मेरे दोस्त याद रखिए साहस नहीं है, यानी ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। साहस मतलब साथी करेज नहीं है भाई। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? दो सवाल पूछे थे भाई जनगणना से। देखिए एक ही शिफ्ट में जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आप जानते हैं मेरे दोस्त 943 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध बीनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? बताइए साथी, 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध बीनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? बताइए दोस्त वो कौन था? तो याद रखिएगा साथी मार्को पोलो था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? बताइए इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राजस्थान को लाभ हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य यानी लैंडस्केप बनाने में सक्षम होती है? बताइए साथी, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी कौन सा भूदृश्य लैंडस्केप बनाने में सक्षम होती है? तो साथी याद रखिएगा वो होती है एक विसर्प के तौर पे। ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ से सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एक विसर्ग को क्या बोलते हैं, अमिंडर बोलते हैं। क्या साथी, अमिंडर बोलते हैं। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी जो कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है, तो एक विसर्प बनाने में सक्षम होती है। यहाँ से ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? बताइए वह कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा नागर शैली की। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? बताइए इनमें से कौन सा पर्वत शिखर यानी माउंटेन पीक हिमालय का एक भाग है? तो साथ ही याद रखिएगा कॉमेट है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित फ्यूजन कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। बताइए साथी, इतने हाई लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो उदय शंकर जी थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। पंडित अरविंद थट्टे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? आपके हर शिफ्ट में घराना से एक सवाल पूछा जाएगा। ओके तो अरविंद जो पंडित अरविंद थट्टे ये किस घराने से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मेवाती घराने से हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? बताइए किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर साइन किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के साथ पर ग्राम प्रधान को दिया गया था? बताइए किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था? बताइए साथी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा महलवाड़ी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं तो आपको साथी अब बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। ओके तो साथी देखिए हम प्रीवियस ईयर के सवाल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं साथी जब आपका एग्जाम पास में आ जाता है तो आप क्या करते हैं, केवल आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखते हैं,
उन्हीं क्वेश्चनों को दोहराते, रिपीट करते, प्रैक्टिस सेट लगाते, और जो भी आपका मॉक टेस्ट बनता है साथी वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बनता है। क्यों ना साथी आप ऐसा करिए कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन अभी तैयार कर लीजिए, और आपको लास्ट के दिनों बस उसे देखना हो एक नज़र, और आपको मन हुआ तो कुछ नया क्वेश्चन भी पढ़ने का। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल की हो जाएगी। इसलिए साथ ही हम प्रीवियस ईयर के एक एक शिफ्ट को वो भी डेट वाइज बताते चल रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आपको डेली क्लास लेना है। 69 शिफ्ट 69 दिन में नहीं, हम इससे साथ ही कम से कम 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 1 से 2 दिन में आपका 100 150 क्वेश्चन की क्लास होगी अच्छी तरीके से। ओके, याद रखिएगा। तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करिएगा भाई, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए मेरे दोस्त। ओके, देखिए हीलियम गैस को किसके द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? बताइए, हीलियम गैस को किसके द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो साथ ही याद रखिए लंदन आकर्षण बल के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी? बताइए दोस्त, 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में, तो किस वर्ष में मतलब कि वर्ष में, उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी थी? तो भाई याद रखिए उरुग्वे। ऑप्शन सी उरुग्वे विजेता बनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बताइए दोस्त, माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंपली बता दिए सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो आप जानते हैं साथी झारखंड में। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? बताइए, कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? तो ये साथी कथक कली में थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। एस अब्दुल नजीर को फरवरी 2023 में किसका राज्यपाल नियुक्त किया गया था? देख रहे हैं साथी, आपको भारत की राजधानी, इसका मतलब आपको भारत के जितने भी स्टेट हैं 28 राज्यों की राजधानी, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सवाल पूछ दिया था, एस अब्दुल नजीर को फरवरी 2023 में कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, किस राज्य का? तो मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली? बताइए, डप्पू डांस ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। नागालैंड का सकरनी महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के साथ शुद्धिकरण का महोत्सव है? देख रहे हैं साथी, जीके का सवाल ऐसा आता है, सवाल पढ़ते ही पढ़ते हमारा टाइम निकल जाएगा। नागालैंड का सकरनी महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के साथ शुद्धिकरण का महोत्सव है? तो मेरे दोस्त याद रखिए फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय यानी क्वेसी फेडरल स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा देश से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की कमी से होने वाला रोग है? जैसे मरासमस किसकी कमी से होता है? जैसे कुपोषण, आप जानते हैं ना भाई कुपोषण, कुपोषण कैसे होता है? कुपोषण जैसे कि अच्छी तरीके से भोजन न मिल पाना, और भोजन में जैसे प्रोटीन कैलोरी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तभी क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। तो मरासमस कैसे होती है? तो कुपोषण की वजह से हो जाती है। और स्कर्वी साथी किसकी वजह से होती है? तो आप जानते हैं साथी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग, सूखा रोग आप किसे बोलते हैं? रिकेट्स के बोलते हैं, रिकेट्स
इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, रिकेट्स बोलते हैं ना। ये किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। और घेंगा, यही साथी आपका खनिज की कमी से, घेंगा जो आयोडीन होता है ना, इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है। डी ऑप्शन इस सवाल का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है, बताइए। कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है। देखिए, कोमान है, पामा डाबी है और ब्रिंगा है, लेकिन मेरे दोस्त रोका नहीं है उड़ीसा से, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किस राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था, बताइए साथी। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किस शासन के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था, तो मेरे दोस्त पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी, बताइए। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, किसमें साथी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बताइए। वेक्टर क्वांटिटी की बात क्या है, स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं क्या है, इसमें साथी वेक्टर और डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्केलर और तो सिंगल होता है, तो किसमें साथी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन देखिए और बताइए। केवल एक आपको पकड़ना है, जैसे बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण, ये कैसे क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। डी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए साथी, यही सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनवाए गए थे, बताइए दोस्त। अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनवाए गए थे, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये बनवाए गए थे राजा राजेंद्र द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता कितने वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, बताइए। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता कितने वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बिल्कुल पात्र हैं, तो भाई याद रखिएगा 1 वर्ष की अवधि के लिए। ऑप्शन सी का आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। मिर्गी एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग को प्रभावित करता है, बताइए साथी। मिर्गी एक विकार है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो साथी याद रखिए मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी, बताइए। जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। क्यों साथी, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था, आत्माराम के द्वारा हुआ था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना तो आप जानते हैं 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ था। तो दयानंद सरस्वती तो बनेंगे आर्य समाज के संस्थापक, तो यही से हमसे सवाल पूछा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरी परिवर्तन आया, जैसे कि आप जानते साथी कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, कोई बता सकता है। जैन धर्म ग्रहण किया था या बौद्ध धर्म, कमेंट करके बताइए। 361 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध ना, तो अशोक इसके बाद क्या हुआ था, बिल्कुल सब अपना जो युद्ध था वो त्याग दिया था, एक धर्म को ग्रहण कर लिया था। वही धर्म आपको बताना है, कौन सा धर्म अपनाया था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके प्रशासनिक नीति में गहरी परिवर्तन आई थी, सब कुछ त्याग दिया था, बहुत ही सिंपल हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पुरुषोत्तम दाधीच जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान संबंधित है, बताइए साथी। प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पुरुषोत्तम दाधीच जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था,
वो किस स्थान से संबंधित हैं? बताइए। मध्य प्रदेश से। क्या आप सभी को हर एक सवाल का राइट आंसर आ रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा भाई पूरी ईमानदारी के साथ कि आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? लैगून का उदाहरण है। लैगून मतलब खाड़ी होता है। खाड़ी वाला इलाका कौन सा है मेरे दोस्त? नैनीताल होता है। ऑप्शन है आज सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WFI, क्या होता है? तो साथ ही याद रखिएगा फुल फॉर्म ऑफ WFI तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। W का मतलब रेसलिंग, F का मतलब फेडरेशन, I का मतलब इंडिया। तो ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइए। जैसे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? तो कपिल देव जी की ये आत्मकथा है, कपिल देव की। अनब्रेकेबल ये किसकी है? तो भाई अनब्रेकेबल की बात करेंगे तो मैरी कॉम की है, मैरी कॉम की है भाई, ये बात याद रखिएगा। प्लेइंग टू विन, माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, यही साथी साइना नेहवाल की है। प्लेइंग इट माई वे, ये तो भाई सचिन तेंदुलकर जी की है। आप जानते हैं साथी, ये पढ़ लीजिएगा भाई, आपके पेपर में आएगा सवाल। कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, प्लेइंग टू विन, माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ये भी साइना नेहवाल की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। रामपुर के सह समान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा की गई थी? बताइए साथी। रामपुर के सह समान घराने की स्थापना किस शख्सियत द्वारा की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा उस्ताद इनायत हुसैन खान के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथी। जो आपका नरेगा था ये किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भाई याद रखिए 2005 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। अभ्रक यानी माइका किस प्रकार का खनिज है? बताइए। अभ्रक माइका किस प्रकार का खनिज है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अधात्विक है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ स्टेट के अधीन किसी भी पद ऑफिस पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? बताइए साथी। ये अवसर अलग है, वो समता का जो समानता का अधिकार वो अलग है। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, लेकिन साथी अवसर की समानता की बात करेगा तो आप हमेशा अनुच्छेद 16 पे जाइएगा। ओके तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? बताइए साथी। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो भाई याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर सेलेक्ट किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? बताइए। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए अनुच्छेद 74 और 75 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथी 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सुकरडो थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। 2022 में सोनू निगम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी। 2022 में सोनू निगम को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए कला के लिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया हुआ था? यानी इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था? तो आप जानते हैं साथ 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक था? बताइए दोस्त, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो प्रथमा बैंक था, यानी ऑप्शन भी यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? बताइए, ऐसा इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? जैसे किशोर कुमार सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी है, तुलसी सम्मान है, लेकिन साथ ही टैगोर रत्न नहीं है। तो यहीं से भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। मैत्रिक वंश यानी मैत्रिक डायनेस्टी की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? बताइए दोस्त, मैत्रिक वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए, पश्चिमी भाग में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है? बताइए, कौन सा तत्व कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ब्रोमीन और पारा यानी मरकरी होता है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? तो ये साथ ही रिपीट हो गया था, एक यानी 30 सितंबर को सवाल पूछा था, उसके बाद 7 अक्टूबर को सवाल पूछ दिया था। जैसे हमने आपसे बताया, कथक जैसे आपका कहाँ का है? कथक यूपी का, छऊ यही आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? बताइए साथी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? चलिए कमेंट करके बताइए साथी। मोहिनीअट्टम जैसे केरल का, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? कमेंट करके बताइए दोस्त, आप लोग किस राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? खरीफ का मौसम कब आता है भाई, कोई बता सकता है? तो मेरे दोस्त, अब खरीफ का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जून ही से स्टार्ट हो जाता है। जून से लेकर अक्टूबर तक चलता है खरीफ का मौसम। जून का जो साथी समय है, जून से लेकर अक्टूबर तक चलता है ये सीजन, जो कि बरसातों के समय में। जैसे सोयाबीन की बात करेंगे तो रबी मतलब साथी ये भी ठंडी का समय है। जैसे रबी आपका जौ, ये सभी क्या है साथी, किस टाइम के हैं? तो ये साथी याद रखिएगा, आपके रबी ही का ही सीजन है। ओके, तो आपको बताना है भारत में खरीफ के मौसम में उगाई है तो कौन से इनमें से? तो सोयाबीन ही मेरे दोस्त। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए, जून से अक्टूबर में आपका क्या होता है, ठंडी स्टार्ट हो जाता है, तो रबी का मौसम आ जाता है। सरसों भी साथी रबी का ही मौसम है। और जो साथी आपका खीरा जो होता है, ये गर्मी में भी होता है और बरसात में भी होता है। जैसे हमारे इस टाइम खेतों में लग चुका है खीरा। ओके, बरसात का समय चला इस टाइम। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 खोल करिए। पानी की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी की वितरित करने में उपयोग की जाने वाले कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। ये तो आप जानते हैं भाई, आपके सोच पे ये सवाल है, आप कैसे सोच रहे हैं आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि पानी की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान में पानी वितरित करने में उपयोग की जाने वाली कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? भाई जल का सेतु बनाते हैं, तो जल सेतु कहा जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थे या थी? बताइए कौन थे? तो भाई याद रखिए, नॉर्मन प्रीचर्ड थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। किस अनुच्छेद ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक यानी सप्लीमेंट है? बताइए कौन से अनुच्छेद ए में भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक यानी सप्लीमेंट है? तो भाई आप जानते हैं 21A जो कि भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलू राजवंश की स्थापना की थी? बताइए साथी, किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलू राजवंश की स्थापना की थी? तो भाई नरसिंह देव राय ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है? बताइए मेरे दोस्त। जैसे आत्म परिचय, ये हरिवंश राय बच्चन की है।
हरिवंश राय बच्चन की है। कौन सी आत्मकथा? आत्मपरिचय। और पंखहीन, पंखहीन किसका है, कोई बता सकता है? तो भाई याद रखिए विष्णु प्रभाकर का है। किसका साथी? विष्णु प्रभाकर का है ये। याद रखिए पंखहीन आत्मकथा विष्णु प्रभाकर का ये आत्मकथा है। और साथी आज के अतीत, यही साथी भीष्म साहनी की आत्मकथा है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बच्चों वाला सवाल आप सभी से पूछ दिया है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौ, अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से में स्थित है? ये साथी रेलवे का सवाल है भाई, ये रेलवे का सवाल है। एनटीपीसी 2021 में सवाल आया था। बताइए दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौ, अयस्क पट्टी ये किस राज्य समूह में स्थित है? तो भाई याद रखिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इस बार साथ ही हम आपके लिए पूरे रेलवे के क्वेश्चन कराएंगे, पूरे एसएससी के सॉल्व कराएंगे। एसएससी सीएचएसएल के, सीजीएल के, एमटीएस के, जितनी भी आपका सिलेक्शन पोस्ट हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि एडीक्यूटी यदि कंपनी आपका एग्जाम कराती है तो जिस लेवल का एग्जाम होता है बिल्कुल उसी लेवल के सॉल्व भी पूछ रहे हैं। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में आपका 10th लेवल का एग्जाम हुआ था, बिल्कुल 10th लेवल से कम गिरा हुआ सॉल्व पूछे थे। और एमटीएस तो आप जानते हैं 10th लेवल का एग्जाम ही है। तो पूरा क्वेश्चन हम आपको लेकर आने, बस आपको साथ ही डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जैसे क्लास आएगी तो आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन आना चाहिए। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए 2021 में। ऑप्शन भी यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी क्या आप सभी का 60 क्वेश्चन में से लगभग 30-35 क्वेश्चन ठीक हुआ? ईमानदारी के साथ बताइए कि आप सभी कितना स्कोर रहा। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। कुछ हमसे मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी मेरे दोस्त। आज बहुत थोड़ा सा माइंड साथी कुछ सही चल नहीं रहा है, बहुत टेंशन हो रही है कि क्या नोटिस आएगी आप सभी की एसएससी की तरफ से। तो बस उसी के टेंशन के तौर पे साथी बहुत मिस्टेक हुआ, उसके लिए मेरे दोस्त सॉरी। तो अब साथी हम लोग तैयारी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपको डेली क्लास लेना है और आज 1 अगस्त भी हो चुका है। अगस्त के बाद आपका कौन सा महीने आता है? सितंबर में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसी अगस्त में आप देख रहे हो बहुत सारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं एसएससी के। 11 12 13 यहाँ तक कि सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला, लेकिन सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया। वैसे 13 अगस्त को तो इन्होंने डेट दे दिया, लेकिन अभी तक इसका रियल में नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखते हैं साथी क्या होता है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। तो आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए दोस्त, जैसे क्लास आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो मिलते हैं दोपहर में एक और नए क्लास के साथ। आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, मेहनत करिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत और आपका दिन मंगलमय हो।